स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HFM एजुकेशन हब में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब समुच्चय, संबंध और फलन। ध्यान रहे, सेट्स से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए में, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर इसको बहुत कम टारगेट किया जाता है। पर हाँ, कई जगह ये दोनों टॉपिक पढ़ाए नहीं जाते, सीधा पढ़ाया जाता है फंक्शन। हाँ, एयरफोर्स नेवी के अंदर फंक्शन को ज्यादा टारगेट किया जाता है, लेकिन अगर एनडीए को भी देखें तो हमें तीनों टॉपिक साथ में इंक्लूड करने होंगे। तो हम आज देखेंगे सेट्स के बारे में, कल देखेंगे सेट्स के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो, फिर देखेंगे रिलेशन संबंध और फिर संबंध के प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर देखेंगे फंक्शन और फंक्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चन। फिलहाल आज हम पढ़ेंगे समुच्चय के बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए समुच्चय होता क्या है। समुच्चय देखिए वस्तुओं या अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं या अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को, सभी चीजें आपको समझ में आएगी। वस्तुएं, अवयव, संग्रह मतलब एक जगह जिन्हें कर लेते, संग्रहित कर लेते, उसे हम कहते हैं संग्रह। समुच्चय मतलब बंद कर दिया, मतलब मैं कुछ ये कह दूं कि ए बी सी डी, ये तो हो गए अवयव, या इनको वस्तु भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन सभी को एक जगह करके बंद कर दिया, संग्रहित कर दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? समुच्चय। लेकिन 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 यहाँ एक चीज आई है, सुपरिभाषित। इसका अर्थ क्या है? सुपरिभाषित का अर्थ यह है कि निर्णय करने का मापदंड सभी के लिए सेम हो। ये भी समझिएगा, सुपरिभाषित का अर्थ क्या है? निर्णय करने का मापदंड सभी के लिए समान हो, सभी के लिए समान हो। यहां सुपरिभाषित का अर्थ ये है, अब निर्णय करने का मापदंड मतलब जैसे आप सभी को पता है कि जो नेचुरल नंबर है, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो एक से स्टार्ट होती है और जाती कहां तक है? अनंत तक। कोई परिमेय संख्या इनमें नहीं आती, केवल पूरी संख्या 1 2 3 4 5 6 कहां तक जाएगी? अनंत तक। तो ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब मैं इन प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय के रूप में बंद कर दूं, अगर मैं इन प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय के रूप में बंद कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनेगा। अब सर ये तो वही बात होगी, लेकिन नहीं, लेकिन यहाँ सुपरिभाषित का मतलब समझना। मैं अगर किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी टीचर से, किसी भी व्यक्ति से अगर मैं ये पूछूं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, तो सभी क्या बोलेंगे? 1 से लेके अनंत तक संख्या लिखो और उन्हें किसमें? मध्य कोष्ठक में। इसे हम क्या कहते हैं? मध्य कोष्ठक। इसमें बंद कर दे तो क्या बन जाएगा? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यही बोलेंगे सभी। अब मैं ऐसे बोलूं, कक्षा के अंदर 50-100 लड़के हैं, उसके अंदर मैं बोलूं सबसे इंटेलिजेंट लड़के को खड़ा करो, तो कोई हिंदी में ज्यादा इंटेलिजेंट होता है तो हिंदी वाले टीचर किसी और को खड़ा करेंगे। कोई इंग्लिश में ज्यादा इंटेलिजेंट है तो इंग्लिश वाले सर उसको खड़ा करेंगे। मतलब सभी की सोच अलग अलग हो गई, सभी की सोच अलग अलग हो गई। उस कंडीशन में जो विद्यार्थी का समुच्चय है, सबसे होनहार विद्यार्थियों का समुच्चय है, वो समुच्चय नहीं होगा। इतना समझ आया कि निर्णय करने का मापदंड सभी के लिए सेम होना चाहिए। अगर मैं एक ही क्वेश्चन अलग अलग लोगों से पूछूं तो सभी के उत्तर सेम आने चाहिए। इतना आया समझ में? इतना आया होगा तो दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे देखिए, जैसे ठीक है, मैं एक उदाहरण ही दे देता हूं आपको। एग्जाम्पल देखिए, विश्व के सबसे अधिक
खतरनाक जानवरों का संग्रह। क्या ये एक समुच्चय है? और दूसरा पॉइंट दे देता हूं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, आप किसी को भी बोलोगे कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? माइनस का आंसर प्लस का आंसर जाएगा। यही क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। क्या कुछ यही बोलोगे? और ये भी बोलोगे इसमें परिमेय सभी संख्या आएगी, इसके अंदर 1/2 माइनस 1/2 3.5 सभी की सभी वास्तविक संख्याओं में आती है। अब ऊपर वाला अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व के सबसे अधिक जानवरों का संग्रह, तो अगर एक लड़के को पूछा जाएगा तो वो बोलेगा मुझे शेर से डर लगता है, विश्व का सबसे खतरनाक जानवर शेर है। दूसरा बोलेगा कि सर मुझे तो घर में जो छिपकली है उसी से डर लगता है। हाँ है ना? तो सभी का जो सोचने का तरीका है वो इस क्वेश्चन के लिए अलग अलग है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। इतना आया समझ में? अब आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखिए समुच्चय को दर्शाने का तरीका या समुच्चय को निरूपित करने का तरीका। समुच्चय को दर्शाने के लिए दो विधियां हैं। समुच्चय को दर्शाने के लिए दो विधियां हैं। समुच्चय को दर्शाने के लिए कितनी विधियां? दो विधियां। कौन कौन सी? पहली है सूची विधि। पहली है सूची विधि और दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि। दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि। इसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म और इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और इसे क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। और जो पहला है सूची विधि, उसे हम क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। समुच्चय को इन दो विधियों से दर्शा सकते हैं, तीसरी कोई विधि नहीं है। अब हम पढ़ेंगे विधियों के बारे में। पहला है देखिए समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि के बारे में समझिए। समुच्चय निर्माण विधि के अंदर अवयवों को मझले कोष्ठक में बंद किया जाता है। मझले कोष्ठक में बंद किया जाता है। पॉइंट नंबर सेकेंड है अवयवों के बीच कोमा लगाया जाता है। अवयवों के बीच कोमा लगाया जाता है। कितना आया? अगर कोई अवयव बार बार आए, मतलब अवयवों की पुनरावृत्ति होने पर उसे केवल एक बार लिखा जाता है। केवल एक बार लिखा जाता है। और चौथा पॉइंट है इसके अंदर अवयवों का क्रम बदलकर लिख सकते हैं। अवयवों का क्रम बदलकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझिएगा क्या एक एग्जांपल में आपको दूं। सबसे पहले ऊपर वाला पॉइंट, अवयवों को मझले कोष्ठक में बंद किया जाता है। ठीक है, अवयवों के बीच कोमा लगाया जाता है। कोमा लगाने के लिए अवयव भी होने चाहिए। मैं लिख देता हूं A B C A D E। ठीक है, इतना आया, मैंने ये बना दिया। अवयव ये है, अवयवों के बीच मैंने कोमा लगा दिया, सभी को एक समुच्चय के अंदर मझले कोष्ठक में बंद कर दिया। तो ये क्या बन गया? एक समुच्चय बन गया। और कौन सी विधि? सूची विधि के अंदर बना। अवयवों के बीच कोमा लगाया, अवयवों की पुनरावृत्ति होने पर उसे केवल एक बार लिखा जाता है। यहाँ कौन से अवयव की पुनरावृत्ति है? एक ही है, बस एक ही है। तो A B C D E। A दो बार था, हमने उसको केवल
अवयव कोई कितने बार भी आए उसे केवल और केवल एक बार लिखा जाता है, कितना है। अवयवों का क्रम बदलकर लिख सकते हैं। अब मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, डी ई ए सी बी, कैसे भी जैसा आपके मन में हो आप वैसा लिखो, केवल इतना ध्यान होना चाहिए कि अवयवों का क्रम बदलकर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इतना आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल के साथ, इतना आया। आगे देखिए, हम देखेंगे समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि दूसरा, समुच्चय निर्माण विधि। अब देखिएगा समुच्चय निर्माण विधि है, इसमें अवयव को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, कुछ इस प्रकार लिखा जाता है कि अक्ष इस प्रकार से है कि अक्ष का कोई गुण, मैंने मान लिया समुच्चय ए है, अक्ष का कोई गुण। अक्ष को इस प्रकार से लिखा जाता है कि अक्ष का कोई गुण। अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूं तो मैं कुछ ऐसे दे सकता हूं कि समुच्चय ए कुछ इस प्रकार से है कि अक्ष और अक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो आप क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे कि समुच्चय ए कैसे बनेगा। अक्ष इस प्रकार से है कि अक्ष अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर है 5, मतलब एक्स ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और यू भी हो सकता है। इतना समझ आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अक्ष सच डेट, इसका मतलब है सच डेट, मतलब इस प्रकार से है कि, अक्ष इस प्रकार से है कि, इतना समझ आया, इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। समुच्चय निर्माण विधि का एक एग्जांपल है a बराबर 1, ये कौन सी, ये समुच्चय इसमें दर्शाया गया है, सूची विधि में दर्शाया गया है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर तो मैं कैसे लिखूंगा, a में अक्ष इस प्रकार से है कि जो अक्ष है वो 1 से बड़ा या बराबर है लेकिन 2 से छोटा या बराबर है। कि जो अक्ष है वो 1 के बराबर हो सकता है या 1 से बड़ा भी हो सकता है, 2 के बराबर है लेकिन 2 से छोटा है। अब आप बोलोगे कि सर अक्ष 1 से बड़ा और 2 से छोटा में तो 1/2 भी आता है, हाँ या ना, 1.5 भी आता है ना, लेकिन इसमें तो 1.5 है ही नहीं। तो आप आगे क्या करोगे, अक्ष बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि अक्ष प्राकृत संख्या में भी है। अब आपने इसको कुछ ऐसे बांधा है कि ये बटे वाली जो परिमेय संख्या है वो नहीं ले सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर परिमेय संख्या आती ही नहीं है। इतना समझ आया, ये तो इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका, ए में अक्ष इस प्रकार से है कि अक्ष 0 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, अक्ष बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इतना आया, इतना आया कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा नेचुरल नंबर में तो 1 ही होता है, 3 से छोटा नेचुरल नंबर में 2 ही होता है, तो बात वही आ गई ना घूम फिर के। इतना आया समझ में। तीसरा तरीका मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि समुच्चय ए में अक्ष इस प्रकार से है कि अक्ष -1 और अक्ष -2 = 0। अब 0 से तुलना कर दो, अक्ष की वैल्यू निकाल दो, 1 और 2, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, ये 2 है, ठीक है। डी, अक्ष इस प्रकार से है कि अक्ष स्क्वायर -3x + 2 = 0 के मूल है। मतलब अक्ष इस प्रकार से है कि जो अक्ष है वो जो द्विघात समीकरण दिया है उसका मूल है। अब इसके मूल आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो इसको मैंने लिख दिया 4 तरीके से, और ये है केवल एक तरीका, तो आप नोट लगा के जरूर लिख लेना।
सूची विधि में समुच्चय को केवल एक प्रकार से लिखा जा सकता है, केवल एक प्रकार से लिखा जा सकता है, लेकिन या परंतु समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय को एक से अधिक प्रकार से लिखा जा सकता है, एक से अधिक प्रकार से लिखा जा सकता है। इतना समझ में आया कि सूची विधि में समुच्चय को केवल एक तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन जो समुच्चय निर्माण विधि है, जो सेट बिल्डर फॉर्म है, उसके अंदर समुच्चय को हम एक से अधिक प्रकार से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इतना समझ आया? आगे देखिए, अब समुच्चय के बारे में समझिए। समुच्चय किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए रिक्त समुच्चय, देखिए रिक्त समुच्चय, इसे हम दर्शाते हैं फाई से, इसे हम दर्शाते हैं फाई से। वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, इसमें एक भी समुच्चय नहीं है तो ये क्या हो गया? सॉरी, एक भी अवयव नहीं है तो ये क्या हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया। A बराबर 5। ध्यान रहे, इसको हम कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। या तो आप रिक्त समुच्चय को फाई लिखो, या आप रिक्त समुच्चय को कुछ इस प्रकार से लिखो। इतना आया? या तो आप रिक्त समुच्चय को फाई लिखो, या आप रिक्त समुच्चय को कुछ इस प्रकार से लिखो कि ये समुच्चय तो है लेकिन इसमें एक भी अवयव नहीं है। इतना समझ आया? अब देखिए आगे, परिमित समुच्चय। ये मैं अब लिखूंगा नहीं, आपको बोल बोल के बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा। ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। परिमित समुच्चय कौन सा होता है? परिमित समुच्चय वे समुच्चय है जिनमें अवयवों की संख्या सीमित है, जिसमें अवयवों की संख्या सीमित है, लिमिटेड है। वो कौन सा है? परिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय तो आपको अपने आप ही समझ में आ गया होगा कि अपरिमित समुच्चय क्या होगा? जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो, अनंत तक जाए, वो कौन सा हो गया? अपरिमित समुच्चय। जिसमें अवयवों की संख्या अनंत तक जाए तो कौन सा हो गया? अपरिमित समुच्चय। अब है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय क्या हो जाएगा? अवयवों की संख्या एक हो, जिसमें केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय। इतना समझ में आया? जिसमें केवल एक समुच्चय हो वो क्या हो जाएगा? एकल समुच्चय। मतलब इसके अंदर अगर कुछ इस तरीके से मानो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या हो जाएगा? एक। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या हो जाएगा? एक। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे? इंफिनिटी। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, अनंत, असीमित है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी? 1। इतना समझ आया? यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? आगे देखिए समान समुच्चय। आगे देखिए समान समुच्चय। दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं
दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों में सेम अवयव हो। सेम अवयव हो इसका मतलब अगर सेम होते हैं तो इनको कुछ इस प्रकार लिखा जाता है कि a किसके बराबर है, b के बराबर। अगर दोनों समान समुच्चय है तो a बराबर क्या है, b। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि a b c d ये समुच्चय a है, तो समुच्चय b समुच्चय a के समान कब होगा, ये दोनों समान समुच्चय कब होंगे, जब दोनों में सेम अवयव हो, मतलब जो इसमें है वही इसमें होने चाहिए। अवयवों का क्रम चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन देखो a a b यहाँ b यहाँ c यहाँ c यहाँ d यहाँ, इतना समझ आया। अवयवों का क्रम चेंज हो सकता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अवयव सेम होने चाहिए। अगर एक भी अवयव एक्स्ट्रा हुआ, अगर एक भी अवयव एक्स्ट्रा हुआ तो a और b समान समुच्चय नहीं होंगे। जितने इसमें है उतने ही इसमें होने चाहिए और जो उसमें है वही इसमें होने चाहिए। इतना समझ आया? तब ये क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। अगर दोनों में किसी में भी एक भी एक्स्ट्रा हुआ तो ये समान समुच्चय नहीं होंगे। अब आपको इतना समझ में आया कि अवयव सेम रहेंगे तो अवयवों की संख्या भी सेम होगी। समान समुच्चय के अंदर अगर अवयव बिल्कुल सेम है तो अवयवों की संख्या भी नॉर्मली बात है बिल्कुल सेम होगी। आगे तुल्य समुच्चय, आगे देखिए तुल्य समुच्चय। अवयव सेम हो या ना हो, अवयवों की संख्या सेम होनी चाहिए। अवयवों की संख्या सेम होनी चाहिए, इतना समझ आया। जैसे अगर a में a b c है और b में d e f, अब आप क्या बोलेंगे, सर ये तो समान समुच्चय तो है ही नहीं, क्यों, अवयव अलग अलग है। लेकिन मैंने क्या बोला, अवयव सेम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अवयवों की संख्या सेम होनी चाहिए। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट a इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इक्वल टू 3। देखिए अवयवों की संख्या सेम है और अवयवों की संख्या सेम है तो ये क्या है, तुल्य समुच्चय है। इतना समझ आया? इतना समझ आया। अब आप क्या लिख सकते हो, सभी तुल्य समुच्चय समान समुच्चय होते हैं। होते हैं क्या, हाँ या ना? क्या मैंने सही बोला? सभी तुल्य समुच्चय समान समुच्चय होते हैं। अरे अरे नहीं सर, ये तुल्य समुच्चय है लेकिन ये समान समुच्चय नहीं है, उल्टा बोल दिया। आएगा ये कि सभी समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं। क्यों? क्योंकि तुल्य समुच्चय में केवल और केवल अवयवों की संख्या सेम चाहिए और समान समुच्चय में अवयवों की संख्या तो सेम होगी। अगर दोनों सेम है तो अवयवों की संख्या ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, सेम होगी। तो सभी समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं, लेकिन सभी तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होते। ये आप नोट लगा के लिख लीजिएगा। सभी समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं, लेकिन सभी तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होते। इतना समझ आया? इतना समझ आया होगा। आगे देखिए उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या है? उपसमुच्चय सबसेट। अब देखिए उपसमुच्चय क्या होगा। अगर कोई समुच्चय A है, अगर कोई समुच्चय A है, इसमें एलिमेंट है A B C, इसमें एलिमेंट क्या है A B C, और एक समुच्चय B है, इसमें एलिमेंट है A B C D। चलो ठीक है, समुच्चय A है उसके अंदर एलिमेंट है A B C तथा समुच्चय B है उसके अंदर एलिमेंट है A B C। तो देखिए समुच्चय A के सभी अवयव किसमें है, समुच्चय B में।
समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है तो ए बी का उपसमुच्चय है। ये जो चीज है ये डिनोट करता है सबसेट। इतना आया उपसमुच्चय को। अब देखिए समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है तो ए किसका उपसमुच्चय है? बी का। ए बी का उपसमुच्चय है, ठीक है। ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का अधिसमुच्चय है। इसे हम कहते हैं सुपरसेट। इसे हम क्या कहते हैं? सुपरसेट। कितना समझ में आया? कितना समझ में आया? कितना समझ में आया होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना समझ में आया होगा। उपसमुच्चय समझ में आया, अधिसमुच्चय समझ में आया। आगे अब देखिए उपसमुच्चय आपका कंप्लीट। अगर मैं कुछ ये करूं, एक मिनट, एक एग्जांपल नंबर 2 देखिए। अगर मैं कुछ यूं कहूं ए बी सी डी और बी कुछ यूं कर दूं ए बी डी ई, तो क्या ए बी का उपसमुच्चय है? तो क्या ए बी का उपसमुच्चय है? हाँ या ना? मार्क से कहना आपके पास फटाफट आप सोच सकते हो। देखिए ए इसमें है, बी इसमें है, सी इसमें है लेकिन इसमें नहीं, डी है। देखिए एक एलिमेंट इसमें नहीं है तो ए है, वो बी का उपसमुच्चय नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सी एफ भी लिख सकता हूँ तो सी भी आ जाएगा। अब कंडीशन में ए बी का उपसमुच्चय है। बी के अंदर अवयव कितने भी हो हमें उससे मतलब नहीं है। हमें केवल और केवल इतना पता होना चाहिए कि ए के सभी अवयव बी में है या नहीं, ठीक है। इतना आया। अब देखिए नोट लगा के लिख लीजिए। नोट लगा के लिख लीजिएगा, कोई भी समुच्चय ए स्वयं का उपसमुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय ए स्वयं का उपसमुच्चय होता है और फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, मतलब रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इतना समझ आया? रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3, अगर ए बी का उपसमुच्चय है और बी सी का उपसमुच्चय है तो इस कंडीशन के अंदर ए बराबर सी होगा। अगर ए बी का उपसमुच्चय है, बी सी का उपसमुच्चय है तो क्या होगा? ए इज इक्वल टू सी होगा, ए बराबर सी होगा। इतना आया? इतना आया? आगे देखिए ए उपसमुच्चय है, अरे ठीक, नो सॉरी, अगर ए बी का उपसमुच्चय है, बी ए का उपसमुच्चय है, अब जो आएगा वो आएगा चौथा सा। अगर ए बी का उपसमुच्चय है, बी सी का उपसमुच्चय है तो ए सी का उपसमुच्चय होगा। ये है चौथा गुण। अगर ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है, मतलब दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय हैं तो ए बराबर बी, दोनों के दोनों समान समुच्चय हैं। और अगर ए बी का उपसमुच्चय है, बी सी का उपसमुच्चय है तो ए किसका उपसमुच्चय होगा? सी का उपसमुच्चय होगा। इतना समझ आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इतना आया? अब देखिए आगे एक चीज और इस वाले एक एग्जाम्पल भी लिखिए। ए बराबर मैंने लिख दिया ए कोमा बी के सभी उपसमुच्चय लिखिए। अब हमें बोल रहा है कि जो ए है ना उसके अंदर ए कोमा बी है, इसके
सभी उप समुच्चय लिखिए। अब इसके उप समुच्चय हमें लिखने हैं, तो देखिए क्या होगा। मैंने आपको लिखवाया है कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ये लिखवाया है कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। अब आएगा ये ए, फिर आएगा बी और फिर आएगा ए। अभी देखो ए बी भी आ गया, ए भी आ गया, समुच्चय ए भी खुद का उप समुच्चय हो गया। इतना समझ आया, इतना समझ आया। उप समुच्चय हम कुछ इस प्रकार से फाइंड करते हैं, उप समुच्चय हम कुछ इस प्रकार से फाइंड करते हैं। वो दो समुच्चय के लिए था, यहाँ केवल एक समुच्चय के उप समुच्चय पूछ रहा है। वो दो समुच्चय थे तब हम कह रहे थे कि ए बी का उप समुच्चय है, लेकिन यहाँ क्या है, उप समुच्चय लिखने हैं, सभी उप समुच्चय लिखने हैं, तो सभी उप समुच्चय हमने लिख दिए। अब इसका फॉर्मूला है कि यदि समुच्चय में n अवयव है तो उप समुच्चयों की संख्या, तो उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर n। n यहाँ क्या है, अवयवों की संख्या, तो उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर n। और फिर आगे इंपॉर्टेंट, यदि समुच्चय में n अवयव है, समुच्चय में n अवयव है तो अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या। देखिए 2 की पावर n तो है टोटल उप समुच्चय, लेकिन जो ये एक है ना फाई, ये कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय, तो यहाँ एक क्या कर दो, माइनस कर दो, इतना आया। तो सभी अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर n माइनस 1, इतना आया, समझ में, इतना आया। अब देखिए आगे, अरे 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 दिख रहा होगा, आ रहा है, ठीक है। देखिए आगे, आगे देखिएगा, हम पढ़ रहे हाँ अंतराल रूप में, सॉरी सर क्या कर रहे हो, भूलो मत। समुच्चय या समुच्चयों का अंतराल रूप। पहले तो आप अंतराल के बारे में समझो। ये है क्लोज्ड इंटरवल, इसे हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। संवृत अंतराल, संवृत अंतराल इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल। विवृत अंतराल, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्लोज्ड ओपन या क्लोज ओपन इंटरवल, मतलब संवृत विवृत अंतराल, संवृत विवृत। और इसे हम कहते हैं ओपन क्लोज, मतलब विवर्त संवर्त अंतराल, विवर्त संवर्त। इतना समझ में आया। पहला है क्लोज्ड इंटरवल मतलब संवर्त अंतराल, दूसरा है विवर्त अंतराल, संवर्त विवर्त विवर्त संवर्त। अब देखो है क्या, इसका मतलब क्या है। अगर मैं किसी संख्या को कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं तो इसका मतलब है ये इंटरवल है, इसके अंदर 1 भी शामिल है और 5 भी शामिल है, इतना आया। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं कि अक्स 1 के बराबर भी है और 5 के बराबर भी है, मतलब 1 भी इसमें है और 5 भी इसमें है, इतना आया। लेकिन यही चीज जब मैं इसमें लिखना चाहूंगा तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 5 इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या है, 1 और 5 इसमें नहीं है। मैं इसको फिर कुछ इस तरीके से लिखूंगा, इतना आया, इतना आया होगा। अब अगर मैं इसमें लिखना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से लिखूंगा कि 1 तो इसमें शामिल हो गया लेकिन 5 इसमें शामिल नहीं होगा। ये तो एंडिंग पॉइंट है ना, तो अब इससे तो बड़ा हो ही नहीं सकता, लेकिन 5 भी नहीं होगा क्योंकि क्या आ गया, ओपन इंटरवल आ गया, विविध अंतराल आ गया, इतना आया। अब अगर मैं कुछ इसको इस प्रकार से लिखना चाहूं
तो इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि 1 शामिल नहीं है लेकिन 5 इसमें शामिल होगा। इतना समझ आया? इंटरवल समझ में आए? इंटरवल समझ में आए सभी के? अब बस यही चीजें हमें वहां लिखनी है। समुच्चय को हम देखिए कैसे लिखेंगे वो मैं बताता हूं। पहले आप नोट कर लीजिए, अनंत के साथ हमेशा ओपन इंटरवल का यूज करें। अनंत के साथ हमेशा ओपन इंटरवल का यूज होगा, क्योंकि अनंत तो कोई संख्या है ही नहीं, वो तो आगे चलता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है, वो कभी भी शामिल नहीं होगा। और जो शामिल नहीं होता उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? ओपन इंटरवल, विविध अंतराल हम यूज करते हैं। तो अनंत के साथ हमेशा ओपन इंटरवल का यूज होगा। इतना समझ आया? आगे देखिए, आगे अब मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। वैसे समझा दिया केवल यही चीजें हैं, फिर भी समझ लीजिए। अगर मैंने कुछ यूं लिखा कि समुच्चय ए में अक्ष इस प्रकार से है कि अक्ष ए के बराबर है, बी के बराबर है, उससे छोटा है, ठीक है। तो इसको कुछ अंतराल में कुछ ऐसे लिखूंगा कि a, b साथ क्या लगाऊंगा? क्लोज्ड इंटरवल, समवर्त अंतराल, क्योंकि अक्ष a के बराबर भी है और b के बराबर भी है। अब मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं, अक्ष इस प्रकार से है कि बराबर नहीं है, तो क्या आएगा? a, b। इतना आपको आ रहा होगा। अब इसको कुछ ऐसे लिखूं तो क्या आएगा? a के बराबर तो है ना, तो a, b। अब देखिए इसको कुछ ऐसे लिखूं कि a अक्ष b लेस देन इक्वल टू b, अक्ष लेस देन इक्वल टू b, तो क्या आएगा? a, b, क्योंकि b के बराबर है। इतना समझ आया? इतना समझ आया होगा? कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना आया? आगे देखिए, इतना खत्म, समुच्चयों का अंतराल खत्म। अब देखिए घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या है? घात समुच्चय क्या है? ठीक है, तो देखिए समुच्चय ए के उप समुच्चयों का समुच्चय। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, a बराबर मान लिया a, b, तो a के उप समुच्चय क्या होंगे? इसे हम दर्शाते हैं पावर से, इसे हम क्या कहते हैं? पावर से, ठीक है, घात समुच्चय। तो a के उप समुच्चय क्या हो जाएंगे? तो 5, एक होगा a, फिर होगा b, फिर होगा a, b। ये आ गया? इतना आया? देखिए समुच्चय ए के उप समुच्चयों का समुच्चय है, तो ये समुच्चय ए के उप समुच्चय हो गए। अब इनका समुच्चय क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए का घात समुच्चय। इतना समझ में आया? देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ए बिलोंग कर रहा है ए में, बिलोंग मतलब संबंधित है, ए बिलोंग कर रहा है ए में, बी बिलोंग कर रहा है ए में। लेकिन अब कुछ ऐसे लिखा जाएगा कि a बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ m, क्योंकि अब मैंने इसके साथ बदला कोष्टक लगाया है। इतना समझ आया? इतना आया? अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिखूं a बिलोंग्स टू p, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। a p से बिलोंग नहीं कर रहा, पावर सेट ऑफ a से बिलोंग नहीं कर रहा, ये केवल और केवल a से बिलोंग कर रहा है। इतना समझ आया? घात समुच्चय इतना समझ आया? अब देखिएगा, नोट लगा के लिखिए, नोट लगा के लिखिए एक बढ़िया सा। घात समुच्चय में अवयव कौन है? एक के उप समुच्चय। तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की पावर n होती है, क्योंकि घात समुच्चय में अवयवों की संख्या
बराबर समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या। समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या, इतना समझ आया। समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या इतना आया, इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखिए मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी पावर सेट ऑफ ए में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर n। इतना आया। अब देखिए समष्टीय समुच्चय या फिर सार्वत्रिक समुच्चय। अब है समष्टीय समुच्चय या फिर सार्वत्रिक समुच्चय। समष्टीय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, समझिएगा, मैं सीधा एग्जांपल देकर समझाऊंगा। ए मैंने मान लिया 1 2 3, बी मैंने मान लिया 1 3 4, सी मान लिया 1 2 और डी मैंने माना है 1 2 3 4 5 6। तो देखिए समुच्चय ए के सभी अवयव डी में, समुच्चय बी के भी सभी अवयव डी में और समुच्चय सी के भी सभी अवयव डी में। तो जो समुच्चय डी है वो समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी का क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। इतना आया। मतलब किसी एक विषय में अगर जितने भी समुच्चय तुम्हें दिए हो, अगर सभी के सभी अवयव किसी तीसरे या किसी चौथे समुच्चय में उपस्थित है तो वो सभी का क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। अगर मान लो यहाँ 2 ना होता तो ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होता, क्योंकि इसके सभी अवयव इसमें नहीं, इसके सभी अवयव इसमें नहीं, तो यहाँ क्या है 2 है। तो ये क्या हो गया, सभी समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टीय समुच्चय या यूनिवर्सल सेट हो गया है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए समुच्चयों पर संक्रिया है, समुच्चयों पर संक्रिया। समुच्चयों पर संक्रिया। ठीक है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, सर्वनिष्ठ देख लीजिए। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इसे हम कहते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ कॉमन कहते हैं। इसको दर्शाते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। आप तो ये ध्यान रखो, ए इंटरसेक्शन बी से, ए सर्वनिष्ठ बी। ठीक है, इसका मतलब है ए सर्वनिष्ठ बी। ठीक है, इंटरसेक्शन, सॉरी हाँ इंग्लिश में से कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि कॉमन निकालिए। कॉमन का मतलब अगर ए में सब a, b है अवयव और b में a, c है, अगर मैं a इंटरसेक्शन b करूं तो जो दोनों में कॉमन है केवल वो लिखो और कुछ भी मत। इतना समझ में आया। अब देखिए इंटरसेक्शन में, सर्वनिष्ठ में ज्यादा से ज्यादा उभयनिष्ठ कितने अवयव आ सकते हैं, जितने समुच्चय ए या समुच्चय बी में। जैसे मान लो ए में मैंने लिख दिया a, b और b में मैंने लिख दिया a b c d। ठीक है, तो a और b में अधिक से अधिक कितने अवयव कॉमन आ सकते हैं, जिसमें जितने जो समुच्चय में अवयव कम है, जिस समुच्चय में अवयव कम है ज्यादा से ज्यादा वो सभी अवयव कॉमन आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। अब इस समुच्चय में दो अवयव है तो आप 3 अवयव कॉमन निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब जिस समुच्चय में अवयव कम है ज्यादा से ज्यादा उतने ही अवयव कॉमन आ सकते हैं, उससे ज्यादा
नहीं आ सकते। अब है समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन इसे हम कहते हैं यूनियन। ठीक है, इसे हम दर्शाते हैं ए यूनियन बी से। देखिए अगर ए में मान लिया हमने 1 2 3 और बी में मान लिया 1 2 3 4, तो देखिए ए यूनियन बी क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है उनको एक एक बार, जो दोनों में कॉमन है उनको एक एक बार, जो कॉमन नहीं है उसको भी एक बार। तो क्या आ जाएगा आपके पास, समुच्चयों का सम्मिलन आ जाएगा, यूनियन ऑफ सेट्स आ जाएगा। कितना आया, यूनियन ऑफ सेट्स आ जाएगा। कितना समझ में आया। अब देखिए समुच्चयों का पूरक, समुच्चयों का पूरक इसे हम डैश से दर्शाते हैं, ए डैश से। अब ये कैसे निकाला जाता है, समुच्चय का पूरक उस समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय में से घटाकर प्राप्त किया जाता है। अब देखिए समझिएगा, A बराबर हमें दे दिया ए बी सी और यूनिवर्सल सेट हमें दे दिया ए बी सी डी ई। अब ये बोल रहे हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय में से घटाकर क्या प्राप्त किया जाता है। अब हमने जो कॉमन निकाला था, जो हमने सर्वनिष्ठ देखा था, वही क्या है, माइनस। इसमें से ये माइनस करना है, जो दोनों में कॉमन है वो मत लिखो, जो दोनों में कॉमन नहीं है वो ध्यान रहे इसके अंदर माइनस के अंदर समुच्चयों के अंतर के अंदर ए डैश यू को आप पहले लें, माइनस यहां क्या आएगा ए बी सी। जो दोनों में कॉमन है वो मत लिखो और जो बाद वाले में है वो भी मत लिखो। जैसे आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया, यहाँ एफ ओ लिख लो आप, ठीक है, यहाँ आप एफ ओ लिख लो तो आप और अच्छे से समझ में आएगा। जो दोनों में कॉमन है वो गया, वो मत लिखो, आया गया बी को आई, और जो बाद वाले में एक्स्ट्रा बच रहा है वो भी मत लिखो, इसको यहीं खत्म कर दो। समुच्चयों का अंतर क्या हो जाएगा, समुच्चयों का अंतर भी मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। जो पहले आ रहा है उसमें केवल वही लिखना है जो दोनों में कॉमन नहीं है, मतलब जो दोनों में कॉमन है उसको बिल्कुल मत लिखो, किसमें, समुच्चयों के अंतर में। और जो बाद वाले में एक्स्ट्रा है वो भी मत लिखो, केवल और केवल पहले वाला लिखो और कोई भी नहीं लिखना। ये समझ में आया समुच्चयों का अंतर, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे आगे कुछ अब देखिए जब वेन आएगा, वेन आगे इसे कुछ चित्रों के माध्यम से समझा जाता है। जैसे ये मान लिया हमने समुच्चय ए है और ये मान लिया हमने समुच्चय बी है और ये है यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सभी अवयवों के जो अवयव किसमें रहते हैं, सॉरी सभी समुच्चयों के जो अवयव किसमें रहते हैं, यूनिवर्सल सेट में। इतना समझ में आया। तो देखिए दोनों के दोनों समुच्चय किसमें आ गए, यूनिवर्सल सेट में। तो ये जो पार्ट है वो दोनों में कॉमन है, मतलब ये क्या है, ए सर्वनिष्ठ बी, इतना है। ये जो पार्ट है वो क्या है, ए माइनस बी, क्योंकि देखिए ए में से बी को घटा दिया तो ये इतना इतना पोर्शन भी गया, क्योंकि जब ए आया था तो ये आया था, लेकिन बी आया तो केवल इतना इतना माइनस हो गया और बच गया क्या, ए माइनस। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, बी माइनस ए।
तीनों को मिला दें तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। इतना आया समझ में? ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इतना समझ में आया होगा आप सभी को। अभी केवल और केवल इतना ध्यान रहे, जब इसके क्वेश्चन आएंगे तब हम अच्छे से सोल्व करेंगे। इतना आया समझ में? इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं होगी। आगे देखिए, अगर मैं इसको एक समुच्चय के लिए बात करूं, केवल और केवल समुच्चय एक के लिए, तो देखिए ये यूनिवर्सल सेट है और ये वाला क्या हो गया पूरा ए डैश, क्योंकि ए डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से एक को माइनस करने पर जो हमें मिलता है। अब यहाँ क्या हो गया, केवल और केवल ए यूनियन भी इसमें नहीं आ रहा है, बाकी ये बाहर वाला पोर्शन इसमें आ रहा है। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी का डैश, बी का होल डैश, इसमें भी फर्क है, ध्यान रहिए। अभी ये चीज में लिखूंगा ए यूनियन बी का होल डैश, इतना आया, सॉरी ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी, तो क्या रहेगा, ए यूनियन बी का होल डैश, ये आएगा ए यूनियन बी का होल डैश। इतना समझ में आया? तो ये इतना इतना क्या हो गया, ए यूनियन बी का होल डैश। आप इतना कर लीजिए वेन डायग्राम में, जब इसका क्वेश्चन आएगा तब हम आराम से सीखेंगे। इतना समझ आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नोट लगा के आप लिख लीजिए, नोट लगा के आप कुछ चीजें लिखिएगा। ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर इसके डैश आएगा तो ए डैश, और इसके जब डैश आता है तो यूनियन किसमें चले जाता है, इंटरसेक्शन में। यही चीज अब होगी, तो क्या आएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। इतना आया समझ में? जब किसी समुच्चय का पूरक निकालेंगे फिर उसका पूरक निकालेंगे तो वही फिर से आ जाएगा। जब किसी समुच्चय का पूरक निकालेंगे तो वही फिर से आ जाएगा। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इतनी चीजें तो मेरे हिसाब से बहुत है, लेकिन आप कुछ चीजें और लिख लीजिए, जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको ओपन कैसे करते हैं, इसको इसके साथ रखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इतना समझ में आया? अब मैं ये कर दूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इतना आया समझ में? ये आप फटाफट नोट कर लीजिए, ये आप फटाफट नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और रिलेशन है, वो हम देखते हैं। एक और रिलेशन है, वो हम देखते हैं। देखिए यदि दो समुच्चय ए व बी हो, समुच्चय ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है कुछ इस तरीके से दर्शाऊंगा, और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या दर्शाऊंगा एन बी से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो रिलेशन क्या बनेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए यूनियन बी। इतना आया। अब इसी को पक्षांतर करके कर रहा हूं मैं, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। इतना आया समझ में? ये दो फॉर्मूले हैं, इन दो को आप आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये तो दो समुच्चयों की बात, अब आए तीन समुच्चयों की बात। ए बी, यदि तीन समुच्चय ए बी
वह सी हो तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस का एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए यूनियन बी यूनियन सी। इतना आया समझ में? इतना आया होगा। ये फॉर्मूला आप फटाफट नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला आप फटाफट नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इतना आया, इतना आया। आगे आगे देखिए, अगर मैं इनको पक्षांतर सॉरी यहाँ यूनियन होगा और यहाँ इंटरसेक्शन होगा, इसके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, दिमाग का दही हो जाता है। हाँ ठीक है, तो देखो वहाँ इधर इंटरसेक्शन होगा और एलएचएस के अंदर यूनियन होगा। इतना ध्यान रखना, ठीक है? इतना आया। आज के लिए केवल इतना ही। कॉन्सेप्ट यहाँ लगभग कंप्लीट है, पूरे नहीं लगभग कंप्लीट है। जो 2-4 कॉन्सेप्ट रहेंगे वो कल देखेंगे और कल के कल ही इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम देखेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। आज आप वैसे कॉन्सेप्ट जरूर नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।